Good morning, students. Welcome to second lecture of Basic Computer Organization and Design. आज हम सबसे पहले देखेंगे computer instructions. There are three types of instruction in basic computer. First one is memory reference instruction. Second type of instruction are register reference instructions. And third type of computer instructions are input output instructions. जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसमें मेनली तीन तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें हम मेमोरी का यूज़ कर रहे होंगे उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। फिर ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें मेमोरी का कोई यूज़ नहीं होगा, सिर्फ जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और लास्ट में इस इंस्ट्रक्शंस में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ कर रहे होते हैं डेटा लेने के, उसमें वैसे इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अब सबसे पहले मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देखेंगे। इट हैज़ 16 बिट्स। 1 bit specifies addressing mode, direct or indirect. 3 bits specify opcode and 12 bits specify the address. ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है हमने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का। उसमें टोटल 16 बिट्स हो रही है। आप फिगर में देख सकते हो, ये एड्रेस है, उसका सेगमेंटेशन किया हुआ है, टोटल 16 बिट्स हैं। ठीक है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बिट नंबर 15, वो बताती है कि एड्रेसिंग मोड कैसा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है। जब आई 0 होगा तब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। फिर जो बिट नंबर 12 से लेके बिट नंबर 14 होता है वो हमारा ऑप कोड बताएगा। ठीक है। टोटल जो मेमोरी रेफरेंसिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 7 होते हैं। तो उस ऑप कोड वाले जो 3 बिट है उनकी वैल्यू 000 से लेके 110 यानी 6 तक जाएगी। ठीक है। तो टोटल 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और जो लोअर 12 बिट्स होती हैं वो हमारा मेमोरी का एड्रेस के लिए यूज़ होता है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का। लोअर 12 बिट्स मेमोरी का एड्रेस बताएंगी, बिट 12 से लेके बिट 14 ऑप कोड के लिए रिजर्व्ड है। जो लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बताएगी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टोटल 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब हम हर एक इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देखेंगे, उनका निमोनिक कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, और इंस्ट्रक्शन कोड हैक्स में कैसा होगा। सबसे पहला जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होता है वो एंड होता है। ठीक है। एंड का मतलब आपको पता है, लॉजिकली एंड्स द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन एंड अक्यूमुलेटर। ठीक है। एंडिंग क्या करता है, दो दो इनपुट्स का एंड करवा रहे हैं। आपको पता है ये जो लॉजिकल एंड होता है वो मल्टीप्लिकेशन के सिमिलर होता है। दोनों इनपुट्स अगर हाई होंगे तभी मेरे को आउटपुट हाई मिलेगा, नहीं तो लो मिलेगा। ठीक है। तो उसको मैं कैसे डिस्क्रिप्ट करूँगा, ए सी जो एड्रेस पे मेरा कंटेंट है उसकी एंडिंग करो ए सी से। ठीक है। एंडिंग को मैंने क्रॉस से डिनोट किया है। फिर जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो अक्यूमुलेटर में स्टोर करवा दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं हमेशा हमको लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट जाना चाहिए, तो वो समझने में ईजी पड़ता है। ठीक है। जब इनपुट जो 15th बिट थी अगर लो हो गई यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो उसका हैक्स में इंस्ट्रक्शन कोड कैसा हो जाएगा, 0xxx। और जब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा तो इंस्ट्रक्शन कोड होगा 8xx। ये ध्यान रखिए, जब डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जो नेक्स्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है वो ऐड है। एड्स द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन विथ अक्यूमुलेटर।
ठीक है। ऐड तो आपको पता है, दो दो डेटा का ऐड या समेशन कर रहे होते हैं हम। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, जो एड्रेस, मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा है उसको ऐड करो अक्यूमुलेटर में स्टोर डेटा के साथ, और जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो अक्यूमुलेटर में स्टोर करवा दो। डायरेक्ट एड्रेसिंग में इंस्ट्रक्शन कोड होगा 1XX और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में 9XX। फिर आता है लो LDA इंस्ट्रक्शन। LDA इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? लोड्स द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन इन अक्यूमुलेटर। ठीक है, जो स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन है उसका कंटेंट अक्यूमुलेटर में लोड करवा दो, ये इंस्ट्रक्शन बोलता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप समझ ही सकते हैं। M वाले जो मेमोरी लोकेशन पे डेटा है उसको अक्यूमुलेटर में लोड करवा दो। का इंस्ट्रक्शन कोड होगा 2XX। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं, मैं खाली आपको सिंबल और का डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ, इंस्ट्रक्शन कोड आप देख ही सकते हैं। फिर आता है STA इंस्ट्रक्शन, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटर इन स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। अब क्या करेंगे, STA जो इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या करता है, जो अक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर्ड होता है उसको स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवा देता है। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, अक्यूमुलेटर से डेटा हम मेमोरी एड्रेस में लोड करवा रहे हैं। तो इसके बाद आता है PU1 स्टेटमेंट, अनकंडीशनली ब्रांचेस टू स्पेसिफाइड एड्रेस। ठीक है, बिना कोई एड्रेस के जो ब्रांचिंग करनी होती है। PSA, अनकंडीशनली ब्रांचेस एंड सेव्स रिटर्न एड्रेस। ठीक है, फिर लास्ट वाला होता है ISG, increments the content of specified memory location and skip if it is 0। बेसिकली ये वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वो लूपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या होता है, इस मेमोरी लोकेशन का हम कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं और जब तक वो वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक उस लूप को रिपीट करते जाते हैं। जैसे ही ज़ीरो होगी वो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस थे। एक बार इसको देख लीजिए, उनका इंस्ट्रक्शन कोड हेक्स में कैसा होता है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम सेकेंड रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जाएंगे, जो है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। ऑल ऑपरेशंस और टेस्ट परफॉर्म्ड विथ accumulator register आर नोन एज रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ accumulator रजिस्टर का यूज़ हो रहा होता है उसको हम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इसमें मेरे को एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उसका एड्रेस भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। दिस इंस्ट्रक्शंस डू नॉट नीड टू एक्सेस मेमोरी एंड हैंस 12 bits are used to specify an operation or task to be performed। ठीक है, इसमें मैं एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जो लोअर 12 बिट्स होती थी जो एड्रेस को डिनोट करने के लिए रखते थे वो कौन सा रजिस्टर ऑपरेशन हो रहा है उसका डेटा देगा। फिर जो हाईएस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती थी वो तो आपको बता दे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है या इमीडिएट एड्रेसिंग हो रही है, और अप कोड वाला है वो हमेशा 111 रहेगा। ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कौन से रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है CLA इंस्ट्रक्शन, क्लियर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसको डिलीट कर दो। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CLE, क्लियर बिट E। ठीक है, जो बिट E होगी उसके डेटा को डिलीट या क्लियर कर देगा। CMA, कॉम्प्लीमेंट कंटेंट्स ऑफ AC रजिस्टर। ठीक है, CMA क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, जो भी कंटेंट है अक्यूमुलेटर में उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो।
अगर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 000 है तो उसको 111 कर दो। इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है वो है CME, कॉम्प्लीमेंट ई बिट। ई बिट का कॉम्प्लीमेंट निकालो। फिर है CIR, सर्कुलेट राइट AC रजिस्टर एंड ई बिट। ठीक है, जो AC रजिस्टर और ई बिट है उसके जो बिट्स हैं उनको राइट में सर्कुलेट कर दो। CIL, ठीक है, ये लेफ्ट होगा, सर्कुलेट लेफ्ट AC रजिस्टर एंड ई बिट। ठीक है, जो भी डेटा है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। INC तो आपको पता ही होगा, इंक्रीमेंट AC रजिस्टर। तो AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा होता है उसको इंक्रीमेंट करवाना होता है 1 से, ये इंस्ट्रक्शन से। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SPA, skip next instruction if contents of AC registers are positive। ठीक है, SPA इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, अगर एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है वो पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करवा दो। ठीक है, ये सब कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। SNA, skip next instruction if contents of AC registers are negative। ठीक है, ये भी एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन हो गया। अगर मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर डेटा नेगेटिव है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करवा दो। SGA, skip next instruction if contents of AC register are 0। ठीक है, ये भी एक कंडीशनल हुआ। ये क्या कंडीशन देखता है कि अगर एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर डेटा अगर 0 है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करवा दो। SGE, skip the next instruction if bit E is equals to 0। skip 0 E। ठीक है, और लास्ट है halt, HLT, stop processing and halt the computer। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो प्रोसेसिंग हो रही होगी CPU में उसको रुकवा देगा और कंप्यूटर को हॉल्ट पिला देगा, स्टॉप कर देगा। स्टूडेंट्स, ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इनमें सारा ऑपरेशन हम एक्यूमुलेटर के ऊपर ही करते हैं, मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो लास्ट टाइप का कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है वो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। अब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कैसे कौन होते हैं, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जहां इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल्स का यूज़ हो रहा होता है उसको हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस do not need memory reference, opcode and I bit for these instructions are 111 and 1 respectively. The remaining 12 bits specify the type of input output operation। ठीक है, कि यहाँ हमको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही काम है तो मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या आई बिट होते है वो हमेशा हाई या 1 रहेगी। ठीक है, और ऑपकोड हमेशा 111 रहेगा, और जो लोअर 12 बिट्स होंगी वो बताएंगे कौन सा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवाना है। ठीक है, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर था इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का। टोटल 15 बिट्स हो गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रहेगी, ऑपकोड हमेशा 111 रहेगा, जो लोअर 12 बिट्स है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इंडिकेट करेगी। अब हम देखेंगे कौन से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है INP या इनपुट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोड अ कैरेक्टर इन AC रजिस्टर फ्रॉम इनपुट पोर्ट। ठीक है, इनपुट पोर्ट से जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड करवा दो। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आउट या आउटपुट होगा, सेंड अ कैरेक्टर टू आउटपुट पोर्ट फ्रॉम AC रजिस्टर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कैरेक्टर है उसको आउटपुट पोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देता है। फिर आता है SKI या skip next instruction if input flag is equals to 1। ठीक है, ये एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन हुआ। अगर इनपुट फ्लैग 1 होगा तो
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करवा दो। SKO, ठीक है। SK यानी स्किप डिनोट कर रहा होगा, O का मतलब आउटपुट से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ आउटपुट फ्लैग इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये भी एक कंडीशनल ऑपरेशन हो गया। अगर मेरा आउटपुट फ्लैग की वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करवा दो। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो निमोनिक कोड है वो उनके ऑपरेशन का ही इनिशियल लेके रखा है। जैसे SKI है, SKI डिनोट कर रहा है कि स्किप करवाना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, और I बताता है इनपुट। उसी तरह SKO है, वहाँ O डिनोट कर रहा है कि आउटपुट ऑपरेशन है, और SK बता रहा है कि ये स्किप है, ठीक है। जो नेक्स्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो है ION, इनेबल इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट को एनेबल कर दो। फिर लास्ट ऑपरेशन है वो है IOF, डिसेबल इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो CPU या प्रोसेसर होता है उसका क्या काम होता है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो प्रोसेस करो, डेटा को उस हिसाब से प्रोसेस करना होता है। फिर वो क्या करता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर उसके पास जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है उसमें से उसको जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस दिया होता है, उसको वो फैच करता है और उसको प्रोसेस करता है, और ये साइकिल रिपीट करता रहता है। मगर क्या, हमारे प्रोसेसर के साथ हम बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल्स लगा के रखते हैं, ठीक है। उनको भी CPU की ज़रूरत पड़ती होती है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो जब भी ये लोग रिक्वेस्ट मांगते हैं तो उस सिचुएशन को हम इंटरप्ट बोलते हैं। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो अपने नॉर्मल प्रोसेस से इंटरप्ट हो जाता है, यानी कुछ अब नॉर्मलिटी, यानी उसको इंटरप्ट बोल देते हैं हम, ठीक है। ये सारे इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है। हर एक को एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस। A computer should have a set of instructions so that user construct programs to evaluate any function that is known to be computable, ठीक है। ये क्या है कंप्लीटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, कंप्यूटर के पास मिनिमम इतने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो होने चाहिए ताकि जो हमारा प्रोग्रामर है वो कोई भी पॉसिबल कंप्यूटेबल सिचुएशन का प्रोसेस कर सके, ठीक है। अब मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, उसका कोई मेरे पास कंप्यूटर में सेट ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो वो कोई मेरे लिए यूज़फुल ही नहीं है। इसलिए हमको इंस्ट्रक्शन सेट को कंप्लीट बनाना पड़ता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी कंप्लीट इफ computer includes a sufficient number of instructions in each of the categories. First one is data transfer instructions. Data transfer instructions include instructions for moving and copying information to and from memory and processor registers, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट है अगर उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ ये सारी मेंशन कैटेगरीज में। सबसे पहला है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिसकी मदद से हम डेटा को मूव भी करवा सकते हैं और कॉपी भी करवा सकते हैं, या तो मेमोरी से रजिस्टर्स में या तो रजिस्टर्स से मेमोरी में। फिर सेकंड कैटेगरी है अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये तीनों में भी सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए ताकि मैं एक लॉजिक क्रिएट कर सकूं। फिर थर्ड है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, unconditional program control transfer instructions and instructions which check the status conditions to decide program control transfer, okay? प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक अनकंडीशनल होते हैं और एक दूसरा कंडीशन पे बेस्ड होता है। अनकंडीशनल प्रोग्राम ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे,
और कोई कंडीशन नहीं देखेंगे और वो प्रोग्राम कंट्रोल को इंक्रीमेंट कर देंगे, जबकि कंडीशनल होंगे वो स्टेटस कंडीशन चेक करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि प्रोग्राम कंट्रोल को बढ़ाना है कि नहीं। और लास्ट है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है, उनकी भी लार्ज वैरायटी ऑफ सेट होना चाहिए, ताकि एज अ प्रोग्रामर मैं कोई भी लॉजिक क्रिएट कर सकूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइमिंग एंड कंट्रोल। अब ये टॉपिक चालू करने से पहले आप सब एक बात समझिए कि हम कंप्यूटर यूज़ क्यों करते हैं। कंप्यूटर यूज़ करने का हमारा एक बेसिक पर्पस होता है कि मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है। हम कुछ डेटा देते हैं और साथ में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो प्रोसेसर को बताता है कि डेटा के साथ करवाना क्या है। क्योंकि जो कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट होती है, विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म कर सकता है, तो हमको टाइमिंग और कंट्रोल, हर एक ऑपरेशन का कंट्रोल डिसाइड करना पड़ता है। सपोज़ मेरे पास दो इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में मेरे को दो नंबर का एडिशन करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम में बनाता हूँ कि एक स्पेसिफिक एक्स मेमोरी पे मैं एक ऑपरेंड वाला डेटा स्टोर कर देता हूँ। फिर अक्यूमुलेटर में मैं दूसरा डेटा या नंबर स्टोर करवा देता हूँ। फिर बोलता हूँ कि अक्यूमुलेटर और ये स्पेसिफाइड एक्स लोकेशन के जो डेटा है उसको ऐड करो। तो प्रोसेसर क्या करता है, ये दोनों डेटा फैच करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो फैच करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद रिज़ल्ट जनरेट होगा और उस रिज़ल्ट को वो अक्यूमुलेटर में स्टोर करवा देगा। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को ये जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ वो वाई वाली मेमोरी लोकेशन भेजनी है। अक्यूमुलेटर में से वो रिज़ल्ट को वाई लोकेशन पे भेज देगा। तो इसमें हर एक ऑपरेशन की एक टाइमिंग और सीक्वेंस होता है। अगर मेरा डेटा जो ऑपरेंड है वो लोड ही नहीं हुए से पहले ही जो मेरा प्रोसेसर है वो एडिशन करके डेटा वाई लोकेशन पे भेज दे रहा है, तो मेरे को कुछ जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो मिलेगा ही नहीं, उसकी जगह कुछ एरर आउटपुट मिले या ना मिले। ठीक है। इसलिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है हर एक ऑपरेशन की, कि हर एक ऑपरेशन एक सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंस में फ्लो होए। उसके लिए हम टाइमिंग और कंट्रोल सर्किट की यूज़ करते हैं। ठीक है। देयर आर two different approach to implement a control unit or control circuit. The first approach is hardwired control and second one is microprogrammed control. In hardwired control, control units use fixed physical logic circuit block that generates control signal from them. It includes combinational circuit that generates the required output for decoding and encoding functions. ठीक है। अब आपको पता चल गया कि कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत क्यों है, ताकि वो हर एक ऑपरेशन को एक सिंक में परफॉर्म कर सके। उसके लिए हम कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। जो कंट्रोल सर्किट होती है वो हम दो तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। या तो फिजिकल फॉर्म में मैं हार्ड कंट्रोल सर्किट बनाऊं, या दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग के थ्रू करूं। जो पहली मेथड होती है वो हार्ड वायर्ड कंट्रोल होती है। हार्ड वायर्ड इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि हम फिजिकल डिवाइस का यूज़ कर रहे होते हैं कंट्रोल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है। एक कंट्रोल लॉजिक बनाते हैं फिजिकल डिवाइसेस, जैसे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गई, फिर क्लॉक हो गया, वो सब का यूज़ करके हम कंट्रोल लॉजिक बिल्ड करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि सपोज़ मैंने एक पर्टिकुलर कंट्रोल लॉजिक के लिए मैंने एक कॉम्बिनेशनल ब्लॉक से एक सर्किट बना दी है। ठीक है। अब मेरा मन हुआ कि मेरे को ये लॉजिक चेंज करनी है। मेरा जो प्रोग्राम डिवाइस मैंने बनाई है वो तो अब वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारे कनेक्शंस को फिज़िकली बनाया था।
तो उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल। इट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट जनरेट्स द रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर डिकोडिंग एंड एनकोडिंग फंक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट की मदद से कंट्रोल आउटपुट जनरेट करवाता है। अब नेक्स्ट जो कंट्रोल यूनिट का मेथड होता है वो है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन memory, is also known as program memory or control memory. Control memory is programmed to initiate the required sequence of micro operation to execute the processor instruction. तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल मेथड होती है, उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए इसको हम सॉफ्ट कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होते हैं। इसमें कोई फिजिकल डिवाइस नहीं बनाते हैं, उसकी जगह जो प्रोग्राम मेमोरी होती है उसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम या कंट्रोल मेमोरी होती है, वो इनिशिएट करवाती है जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस होना चाहिए माइक्रो ऑपरेशन, ताकि जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब ये एक टिपिकल ब्लॉक डायग्राम है एक हार्ड वायर्ड कंट्रोल सर्किट का। इसमें हम जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, डिकोडर है, सीक्वेंस काउंटर है, ये सब की मदद से हम एक कंट्रोल लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगी। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं 2 डिकोडर है 3:8 लाइन वाला, में 3 लाइन है, उसकी मदद से 8 आउटपुट दे रहा है। दूसरा एक 4:16 का डिकोडर है, इनपुट में 4 आ रहे हैं और उसको 16 आउटपुट देगा। फिर एक 4 बिट सीक्वेंस काउंटर है। शॉर्ट में ये एक हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है। सारे कनेक्शंस भी फिजिकल होंगे। ये डायग्राम एक टाइमिंग साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला जो क्लॉक सिग्नल है, आप देख सकते हैं T0 एक राइज आ रहा है, फिर एक T1 का स्टेप आ रहा है, T2 का आ रहा है, T3 का आ रहा है, फिर T4 का आ रहा है। ठीक है, इसको अब हम टाइमिंग डायग्राम को या टाइमिंग साइकिल को डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो क्लॉक सिग्नल हो रहा है, जो हमको एक पल्स जनरेट कर रहा है सम इंस्टेंस के बाद, वो बेसिकली एक सीक्वेंस काउंटर की मदद से बनता है। जब हम इंक्रीमेंट करवाते हैं तो एक वो स्क्वायर पल्स जनरेट करती है। ठीक है, तो बेसिकली एक ये सीक्वेंस काउंटर होता है। जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो रीसेट होता है और फिर से 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब सीक्वेंस काउंटर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होता है तो हमको एक रीसेट सिग्नल भेजना पड़ता है, ताकि वो फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे हमने जो रीसेट के लिए हमने लॉजिक क्या बनाया है, जो T2 नाम का सिग्नल है और T4 है, उसको उसकी एंडिंग से हम रीसेट सिग्नल जनरेट करेंगे। एंडिंग का मतलब क्या होता है, जब T4 भी हाई होगा और D2 भी हाई होगा तब रीसेट सिग्नल जनरेट होगा। सबसे पहले क्या होता है, क्लॉक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्लियर वाला सिग्नल होता है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सीक्वेंस काउंटर होता है वो रीसेट हो जाता है। जैसे ही हमारा काउंटर रीसेट होता है तो जो क्लियर वाला होता है उसको हम लो या नेगेट कर देते हैं। ठीक है, फिर सीक्वेंस हर एक जो पल्स हो रही है T0 T1 के बाद जो सीक्वेंस काउंटर होता है उसको इंक्रीमेंट करते हैं 1 से। की वजह से T0 T1 T2 ये सारे सिग्नल जनरेट होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो T0 आया, तब सीक्वेंस काउंटर को हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो उतने टाइम के लिए T0 हाई रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि इधर जो क्लॉक सिग्नल है वो प्योर स्क्वायर वेव है, जबकि जो T0 T1 T2 है वो थोड़े ट्रेपेजॉइड जैसे बन रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्लॉक सिग्नल को अज्यूम करते हैं आइडियल कंडीशन में कि वो ट्रांजिशन करते टाइम कोई टाइम नहीं ले रहा है। T=0 इंस्टेंट पे वो 0 से इमीडिएटली 1 हो जा रहा है, मगर
फिज़िकल या प्रैक्टिकल में वो पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी स्टेट चेंज करने में कुछ थोड़ा अमाउंट का टाइम लगता है। तो वही जो ट्रांजिशन हो रहा होता है उसकी वजह से ये ट्रेपेजॉइडल शेप बन जा रहा है। T0 में आप देखेंगे जब क्लॉक वाला T0 जैसे ही राइज हुआ तो ये भी राइज होना चालू हुआ, मगर कुछ सर्टेन एक्स टाइम के बाद ही वो अपने हाई स्टेट या वन लॉजिक 1 पे जाता है। और उतरते टाइम भी ऐसा होगा, जब नेक्स्ट साइकिल का जो पॉजिटिव एज आता है तो T0 लो हो जाएगा, तो लो होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे T1 का राइजिंग एज आता है तो T1 सिग्नल भी ऑन हो जाता है। ठीक है, फिर जब T2 सिग्नल आएगा तो T1 फॉल होने लगेगा। उसी सेम इंस्टेंस पे T2 भी इंक्रीज होने लगेगा, फिर वो अपने नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाएगा। फिर जब थर्ड वो T3 वाली साइकिल का राइजिंग एज आएगा तो क्या होगा, T2 ड्रॉप होगा और T3 राइज होगा। इसी तरह जब T4 आएगा तो T4 भी राइज हो जाएगा और T3 फॉल होएगा। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे T4 भी हाई है और मेरा D2 भी हाई है, तो दोनों की एंडिंग होगी तो 1 और 1 एंड 1 हमको आउटपुट में 1 मिलता है, तो हमारा जो क्लॉक होता है वो रीसेट हो जाएगा। तो वापस T0 से स्टार्ट होगा और यही सीक्वेंस रिपीट होते जाएगी। फ्रेंड्स, हम माइक्रो प्रोसेसर और ये कंप्यूटर में टाइमिंग साइकिल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं और सबका सीक्वेंस में होना ज़रूरी होता है। तो जो टाइमिंग डायग्राम या टाइमिंग साइकिल होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में को कौन सा ऑपरेशन हो रहा होता है वो समझाता है। आप कोई भी इंस्टेंस पे देखिए जो डॉटेड वर्टिकल लाइन है, उस सारे इंस्टेंस पे वो सारे एक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे। तो T4 वाले पे आप देखेंगे जो स्क्वायर क्लॉक सिग्नल T4 है, जैसे ही वो राइज हो रहा है तो क्या होगा, तो पहले T3 फॉल होने लगेगा और T4 राइज होगा। उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में D2 हाई जो पहले से ही था, अब T2 भी हाई है और T4 भी हाई है, तो मेरा क्लॉक रीसेट हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर क्लॉक रीसेट हो जाएगी और T0 राइज होगा। फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि टाइमिंग डायग्राम कैसा होता है और जो कंट्रोल सर्किट होती है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है वो किस तरह से बनाने होते हैं। एक हार्डवायर्ड होता है और दूसरा माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसी होती है। एन इंस्ट्रक्शन साइकिल इन्वॉल्व्स 3 सब साइकिल्स। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर 3 सब साइकिल्स होती हैं। सबसे पहली जो सब साइकिल होती है वो होती है फैच, फिर दूसरी सब साइकिल होती है डिकोड और लास्ट में एग्जीक्यूट साइकिल होती है। फैच साइकिल रीड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इनटू द सीपीयू। तो सबसे पहली सब साइकिल फैच होती है, उसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, उसको उस मेमोरी लोकेशन से फैच करके सीपीयू में लोड करवाते हैं। जो नेक्स्ट सब साइकिल होती है वो डिकोड साइकिल इंटरप्रेट्स द ऑपकोड बाय डिकोडिंग इट। ठीक है, मैंने मेमोरी लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन था वो सीपीयू में तो ला दिया, अब वो कोडेड फॉर्म में होगा या तो आस्की में होगा या EBCDIC फॉर्म में होगा। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन को हमको प्योर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि सीपीयू को ये पता चल सके कि वो इंस्ट्रक्शन से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो वो सेकेंड सब साइकिल में होती है जिसमें डिकोडिंग होता है इंस्ट्रक्शन का, ऑपकोड का। और लास्ट है एग्जीक्यूट साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। अब मेरे को इंस्ट्रक्शन मिल गया है डिकोडेड फॉर्म में, डेटा मेरा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड ही होगा, तो जो लास्ट एग्जीक्यूट साइकिल में होती हूँ मैं, जो स्पेसिफाइड ऑपरेशन था इंस्ट्रक्शन में वो एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के 3 सब पार्ट होते हैं। पहला में फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से, दूसरे स्टेप में वो डिकोड करेगा ऑपकोड को कि इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करना है,
अब क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शन भी है तो वो थर्ड में एग्जीक्यूट करेगा जो ऑपरेशन उसको करने को बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो चार्ट है। ठीक है, जब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले फैच सब साइकिल होगी। उसमें क्या करेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। फिर डिकोड साइकिल होगी। डिकोड साइकिल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा सीपीयू हमारा। और फिर लास्ट में होगी एग्जीक्यूट साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी जो उसको करने को बोला है। फिर यही प्रोसेस रिपीट होती होगी जाएगी जब तक उसको हम स्टॉप नहीं करवाएंगे। फ्रेंड्स, आपको शायद पता ही होगा कि फ्लो चार्ट कैसा होता है। जब कोई भी स्टार्ट या स्टॉप होता है उसको हम कर्व्ड सिंबल के अंदर रखते हैं, और जो ऑपरेशन हो रहा होता है उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं। और एरो डिनोट करता है कि मेरी लॉजिक किस साइड से कहाँ जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एरो ऊपर से नीचे जाता हुआ दिखा रहा है, तो यहाँ बोल रहा है ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सबसे पहला ऑपरेशन है फैच साइकिल वाला, उसके बाद है डिकोड साइकिल, के बाद लॉजिक जारी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इस लॉजिक जानने वाली प्रोसेस को मैं प्रोग्राम कंट्रोल का डायरेक्शन भी बोल सकता हूँ। फिर यहाँ से ब्रांचिंग हो रही है, या तो लूपिंग करो या सारे इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गए तो स्टॉप करो। ये ब्रांच ये डिनोट करता है। फिर जब सारे इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो ऑपरेशन को स्टॉप कर दो। अब एक्चुअल में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जो है वो हमेशा प्रोसेस करता रहता है डेटा को। ठीक है, मगर उसके साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको भी सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग उनको भी करवानी पड़ती है। तो उस टाइम पे जो हमारा सीपीयू होता है वो को भी सर्विस देता है, तो हमारा जो ये लॉजिक होती है उसमें ब्रेक आ जाता है। ये बहुत ही बेसिक साइकिल थी, एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है, वो अब हम देखेंगे। In actual, CPU checks for interrupt request after every instruction cycle. If interrupt request is present, CPU saves current process state and provides service to the interrupt. After that, CPU starts new instruction cycle from where it has been interrupted. ठीक है, तो अब प्रोसेसर अपना काम करता जाएगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को भी कुछ काम है। वो अपना प्रोसेस में ध्यान देगा तो वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए सीपीयू क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल पड़ती है, उसके बाद वो देखते हैं कि कोई डिवाइस को कोई सर्विस की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, उस रिक्वेस्ट को हम इंटरप्ट से जानते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर की नॉर्मल ऑपरेशन को इंटरप्ट करता है। ठीक है, सपोज अब एक nth इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा था, उस टाइम पे कोई एक आईओ डिवाइस से इंटरप्ट आता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन वो कर रहा था nth वाला उसको पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, जो n+1 वाला इंस्ट्रक्शन था उसके उसके एड्रेस को एक मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा फ्यूचर यूज़ के लिए। फिर देखेगा कि जो इंटरप्ट आया वो क्या है, उसके बाद एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करता है। उस रूटीन को हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं, ISR। रूटीन का मतलब क्या होगा कि ये स्पेसिफिक इंटरप्ट आया तो हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या अल्गोरिदम फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर एक वेक्टर टेबल होता है, जैसे वो इंटरप्ट होगा हर एक इंटरप्ट के लिए एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया होगा, वहाँ पे ये इंटरप्ट आने पे कौन से इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वो स्टोर किया होता है। ठीक है, कि वो वेक्टर एड्रेस से उस स्पेसिफिक इंटरप्ट के एड्रेस पे जाएगा जहाँ इंटरप्ट सर्विस रूटीन दिया हुआ होगा। फिर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा इंटरप्ट को। फिर जो सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो सीपीयू को बोलता है कि मेरा जो सर्विसिंग है वो पूरी हो गई, अब आप अपना नॉर्मल काम चालू करो। तो फिर उस टाइम सीपीयू क्या करता है, जो उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखा था वो पैच कर लेगा मेमोरी में से और अपना नॉर्मल रूटीन
फॉलो करने लगेगा। तो ये एक टिपिकल प्रोसेसर की साइकिल थी विथ इंटरप्ट। इसको हम लॉजिक डायग्राम के भी थ्रू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेसर का प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। पहली सब साइकिल आती है फैच वाली, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन फैच करेगा मेमोरी में से, फिर उसको डिकोड करेगा डिकोड साइकिल में, फिर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गया तब वो कंडीशन दिखेगा कि कोई इनपुट आउटपुट पेरिफेरल को सर्विस की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, उस हिसाब से मेरा जो लॉजिक है उसकी ब्रांचिंग हो जाएगी। कंडीशन के हिसाब से मैं लूप बना रहा हूँ। अगर कंडीशन है कि कोई इंटरप्ट नहीं है तो वो वापस सेम रूटीन फॉलो करेगा। आप देख सकते हैं जब कोई इंटरप्ट नहीं था तो वहाँ से ब्रांच होके लेफ़्ट में जाके वापस लूप फॉलो हो रहा है। अगर कोई डिवाइस से रिक्वेस्ट आ रही है सर्विस की तो वो क्या करेगा, जो इंटरप्ट है उसको प्रोसेस करेगा, सर्विस प्रोवाइड कर देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को। और जैसे ही पूरा प्रोसेस करेगा वापस वो अपना नॉर्मल रूटीन में जाएगा, जो है इंस्ट्रक्शन फैच करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एक बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल जहाँ पे इंटरप्ट भी आ रहे थे। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।